हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं सोल्ट हाइड्रोलाइसिस की। सोल्ट हाइड्रोलाइसिस टॉपिक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है, जिसमें हम सोल्ट की नेचर के बारे में, उसकी पीएच कैलकुलेशन के बारे में, सोल्ट की डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस के बारे में, सोल्ट के हाइड्रोलाइसिस से जो सोल्यूशन बनेगा उसकी नेचर के बारे में, सोल्ट का हाइड्रोलाइसिस कैटायनिक टाइप का है कि एनायनिक टाइप का है, इसके बारे में ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं। बच्चों, जब भी पीएच कैलकुलेशन के न्यूमेरिकल्स आते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में, तो एसिड के कोई कैलकुलेशन हो पीएच की, या बेस की कोई कैलकुलेशन हो, या उनके मिक्सचर की कोई कैलकुलेशन हो, तो इसका हमें आइडिया हो जाता है, क्योंकि सबके अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। अगर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच निकालनी है तो आप डायरेक्ट H पॉजिटिव आयंस की मोलैरिटी निकाल लेते हैं, और अगर आपको वीक एसिड की पीएच निकालनी है तो आप रूट के इंटू सी या अल्फा इंटू सी से H प्लस कंसंट्रेशन निकाल के बड़े आराम से आप पीएच कैलकुलेशन कर सकते हैं। पर अगर आपसे पूछा जाए कि 0.1 m FeCl3 सोल्यूशन की पीएच निकालिए, तो फिर हम थोड़ा सा रुक जाते हैं और जरा फॉर्मूलों को हम रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं कि इसमें कौन से वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये टॉपिक थोड़ा इलेबोरेटेड है, हो सकता है आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो आप लोग इसको पूरा एंड तक देखिएगा। सोल्ट का कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपके आएगा तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको गलत नहीं होने दूंगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सोल्ट हाइड्रोलाइसिस और इसकी पीएच कैलकुलेशन की। सोल्ट हाइड्रोलाइसिस बताने से पहले मैं आपको सोल्ट फॉर्मेशन बताना पसंद करूंगा कि जब एसिड और बेस आपस में न्यूट्रलाइज होते हैं तो सोल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है। इस रिएक्शन को हम सोल्ट फॉर्मेशन कहते हैं। आइए, हम लोग सब अच्छे से जानते हैं, जब भी कोई एसिड बेस के साथ मिलाया जाता है तो सोल्ट की फॉर्मेशन होती है और साथ में वाटर बनता है। इस रिएक्शन को बोला जाता है सोल्ट फॉर्मेशन। और आप लोग सब जानते हैं एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन होने के कारण सोल्ट फॉर्मेशन हमेशा कैसे होती है, फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी में आती है। केमिकल काइनेटिक्स में हम फास्ट रिएक्शन के अंदर दो एग्जांपल तो बोलते हैं ज्यादातर। एक तो हम बोलते हैं एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन, एक फास्ट रिएक्शन है, और दूसरा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को हम क्या मानते हैं, फास्ट रिएक्शन मानते हैं। यानी कि किसी भी टाइप का एसिड और किसी भी टाइप का बेस अगर आपस में न्यूट्रलाइज हो रहे हैं तो वो रिएक्शन कैसी होती है, फास्ट रिएक्शन होती है, चाहे वो दोनों मेंबर्स वीक ही क्यों ना हो। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लूं, मेरे पास एसिड है, एसिटिक एसिड, आप लोग जानते हैं ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड की कैटेगरी में आते हैं। अगर मैं इसकी रिएक्शन करता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो सोल्ट बनेगा CH3COONA प्लस वाटर। सोल्ट का फॉर्मेशन भी आप लोग जानते हैं कि एसिड का नेगेटिव पार्ट और बेस का पॉजिटिव पार्ट आपस में क्लब हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, सोल्ट बन जाता है। तो ये रिएक्शन तो चाहे तो मैं कह दूं सोल्ट फॉर्मेशन की रिएक्शन है, और चाहे मैं कह दूं एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एक ही बात है। तो जैसा कि मैंने बोला, सोल्ट की फॉर्मेशन एक फास्ट रिएक्शन होती है, तो इसका मतलब इसकी जो रिवर्स रिएक्शन होनी चाहिए वो एक्सट्रीमली स्लो होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं CH3COONA की रिएक्शन वाटर से करता हूं तो एसिटिक एसिड और NaOH मिल जाएंगे, हमें कॉरस्पॉन्डिंग एसिड बेस मिल जाएंगे। और क्योंकि इसकी रिवर्स रिएक्शन फास्ट थी तो ये जो रिएक्शन होगी ये कैसी होगी, स्लो रिएक्शन होगी। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सोल्ट हाइड्रोलाइसिस। तो पहली बात तो आप एक चीज क्लियर कर लो कि सोल्ट की फॉर्मेशन एक फास्ट रिएक्शन होती है, तो सोल्ट हाइड्रोलाइसिस एक एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन होती है, चाहे सोल्ट कोई भी हो। अब अलग अलग टाइप के सोल्ट्स में डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, पीएच कैलकुलेशन और उनकी नेचर ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम अलग अलग डेरिवेशंस करते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहला केस में ले रहा हूं हाइड्रोलाइसिस ऑफ सोल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। एक एक करके बात करेंगे सबकी। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे सोल्ट का हाइड्रोलाइसिस करते हैं जो किससे मिलकर बना था, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना था। आप लोग जानते हो NH4OH कैसा बेस होता है, वीक बेस होता है, और HCl कैसा एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो अगर मैं इन दोनों से मिलके बने सोल्ट, कैसे बनता है सोल्ट एसिड बेस से, मैंने क्या बोला, एसिड का नेगेटिव पार्ट और बेस का पॉजिटिव पार्ट आपस में जोड़ दो।
आपको पता लग जाएगा कि इन कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन से कौन सा सोल्ट बना होगा। तो मैंने बोला एसिड का तो नेगेटिव पार्ट और बेस का पॉजिटिव पार्ट। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो पहले तो मैं सोल्ट का फॉर्मूला बनाना सीख गया हूं कि किस तरह से मुझे सोल्ट का फॉर्मूला बनाना है। द फॉर्मूला मस्ट बी NH4Cl। यानी कि इस लेक्चर में मैं आपको NH4Cl के हाइड्रोलाइसिस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं NH4Cl का हाइड्रोलाइसिस। अगर मैं NH4Cl अमोनियम क्लोराइड की इंटरेक्शन वाटर से करवाता हूं तो कोरोस्पोंडिंग बेस NH4OH और कोरोस्पोंडिंग एसिड की फॉर्मेशन होती है। इस रिएक्शन को बोलते हैं सोल्ट हाइड्रोलाइसिस। अब इस रिएक्शन में हमें कई चीजें बतानी पड़ती है। पहली बात कि इसकी नेट नेचर कैसी होगी सॉल्यूशन की। तो आप लोग देख पा रहे हैं सॉल्यूशन के हाइड्रोलाइसिस के बाद, सोल्ट के हाइड्रोलाइसिस के बाद में एक तो बना है वीक बेस और एक बना है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो नेचुरल सी बात है क्योंकि एसिड पार्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसकी रिजल्टेंट नेचर कैसी मानी जाती है? एसिडिक मानी जाती है। इसकी रिजल्टेंट नेचर कैसी मानी जाती है? एसिडिक मानी जाती है। दूसरा पॉइंट आपसे पूछेगा कि इसका हाइड्रोलाइसिस कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस है या एनायनिक हाइड्रोलाइसिस है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नेट आयनिक इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी। कैसे? आप लोग जानते हैं कि सोल्ट सबके सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। जितने भी सोल्ट हैं सबके सब कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और एसिड बेस में क्या रूल है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ये तो होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और वीक एसिड और वीक बेस क्या होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए ये भी क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं हम उनको नेट आयनिक फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि उनको पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट में डिवाइड करके लिखते हैं, मतलब उनको सेपरेट करके लिखते हैं। तो वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वाटर को एज इट इज लिखा हुआ है, और क्योंकि NH4OH भी वीक बेस है तो इसको भी आयनाइज फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। ऐसा करने से मैं दोनों साइड Cl नेगेटिव और Cl नेगेटिव को कैंसिल करके एक नेट आयनिक इक्वेशन बना सकता हूं। और वो इक्वेशन मेरी क्या आएगी? वो मेरी इक्वेशन आएगी NH4 पॉजिटिव प्लस H2O डबल एरो NH4OH प्लस H पॉजिटिव। और यहां से भी क्लियर हो गया कि इसका जो नेट सॉल्यूशन होगा वो किस नेचर का होगा? एसिडिक नेचर का, क्योंकि इसने क्या रिलीज कर दिया? फ्री H पॉजिटिव आयन रिलीज कर दिए। तो पहला पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि सोल्ट को जब हाइड्रोलाइज करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी नेचर कैसी होगी? तो आप देख के बता देना। जो मेंबर स्ट्रॉन्ग हो उसके अकॉर्डिंग ही नेचर होती है। कई बच्चों को डाउट हो सकता है सर मान लो दोनों एसिड बेस स्ट्रॉन्ग बन जाए तो मैं कहूंगा न्यूट्रल नेचर होगी। कोई बच्चा अगर ऐसे दोनों वीक बन जाए तो मैं बोलूंगा ऑलमोस्ट न्यूट्रल नेचर होगी। यानी कि अगर सोल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का बना हुआ है या सोल्ट वीक एसिड वीक बेस का बना हुआ है, उस केस में आप मान के चलिए इनकी जो नेचर होती है वो न्यूट्रल के आसपास होती है। जो मेंबर स्ट्रॉन्ग होता है उसके अकॉर्डिंग नेचर डिसाइड की जाती है। क्योंकि मेरे सोल्ट में एसिड स्ट्रॉन्ग था इसलिए इसकी नेट नेचर कैसे आएगी? एसिडिक आएगी। दूसरे पॉइंट आपसे पूछता है कि बताइए सोल्ट में कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस होता है कि एनायनिक हाइड्रोलाइसिस होता है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट फंडा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। नेट आयनिक इक्वेशन में अगर कैटायन वाटर से इंटरेक्ट कर रहा है तो इस टाइप के हाइड्रोलाइसिस को हम क्या बोलते हैं? इस टाइप के हाइड्रोलाइसिस को बच्चों हम कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। तो आपको देखते पता लग जाएगा, अगर कैटायन का हाइड्रोलाइसिस हो रहा होगा तो कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस है, एनायन का हाइड्रोलाइसिस हो रहा होगा तो एनायनिक हाइड्रोलाइसिस है। कई बार किसी का नहीं होता तो हम बोलते थे नो हाइड्रोलाइसिस, कई बार दोनों का हो रहा होता है तो हम बोलते थे कैटायनो एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। आगे जैसे जैसे एग्जाम्पल आते जाएंगे मैं आपको इसके बारे में बताता जाऊंगा। तो अभी तक मैंने दो बातें बताई कि सोल्ट की जो फॉर्मेशन होती है एसिड और बेस से वो एक फास्ट रिएक्शन है। तो यानी कि सोल्ट का हाइड्रोलाइसिस हर केस में कैसी रिएक्शन होगी? एक स्लो रिएक्शन होगी। सोल्ट के हाइड्रोलाइसिस से कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड और बेस बनते हैं। अब जैसे आप किसी सोल्ट को हाइड्रोलाइज करेंगे तो दो बातें तो आपको देखते बतानी चाहिए। एक तो इसकी नेट नेचर कैसी होगी और दूसरा इसका कौन सा आयन हाइड्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे कि मैंने जो एग्जांपल लिया अमोनियम क्लोराइड का, उसमें कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। तो ये तो आपको थ्योरी के अंदर आपको बताना पड़ेगा। आपको एक और खास बात मैं बता देता हूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में, एसिड की बात करता हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो एनायन होता है वो बहुत ही वीक बेस होता है और स्ट्रॉन्ग बेस का जो कैटायन होता है वो एक्सट्रीमली वीक एसिड होता है। ये इतने वीक होते हैं कि किसी भी H+ को या किसी भी OH नेगेटिव को होल्ड नहीं कर पाते।
इसी कारण से ये जो सोल्ट होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनते हैं, उनका हाइड्रोलाइसिस होता ही नहीं। मान लीजिए मैं कहूं कि मेरे पास NaCl है, अपार्ट फ्रॉम दिस, मान लो को मैं कहता हूं मेरे पास NaCl है, तो NaCl का मतलब इसको मैं पूरा एनालाइज करके लिखता हूं, तो NaCl के हाइड्रोलाइसिस से मैंने बोला था ना, केटायन के साथ O जोड़ दो और एनायन के साथ H जोड़ दो, तो आपका एसिड बेस कौन से बनेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अब आपको पता है कि ये रिएक्शन उल्टे वाली तो बहुत फास्ट है, यानी कि अगर मैं उल्टी रिएक्शन की बात करूं तो वो रिएक्शन तो उल्टे वाली तो 100% स्पीड से चलती है, यानी कि ये रिएक्शन बहुत ही एक्सट्रीमली स्लो है, पहली बात। और दूसरी बात आप देख पा रहे हैं मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि स्ट्रॉन्ग एसिड का नेगेटिव पार्ट और स्ट्रॉन्ग बेस का पॉजिटिव पार्ट एक्सट्रीमली वीक एसिड, एक्सट्रीमली वीक बेस सॉरी, और एक्सट्रीमली वीक एसिड होते हैं। इस कारण से Na+OH को होल्ड ही नहीं कर पाता, इसी कारण से Cl नेगेटिव H+ को होल्ड ही नहीं कर पाता। भाई सीधी सी बात है, अगर कोई बेस है तो H+ को उतना अच्छे से होल्ड करना चाहिए, पकड़ना चाहिए। मैं कह रहा हूं एक्सट्रीमली वीक बेस है, तो HCl इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि Cl नेगेटिव H+ को पकड़ ही नहीं पाता। ऐसे ही NaOH में Na+ जो कैटायन है वो एक्सट्रीमली वीक एसिड है, इतना वीक एसिड है कि ये OH को होल्ड ही नहीं कर पाता, इसलिए इस तरह के हाइड्रोलाइसिस का कोई रिजल्ट नहीं होता, हम कहते हैं नो हाइड्रोलाइसिस। तो चार में से एक सोल्ट का हाइड्रोलाइसिस तो हम करते नहीं है, किसका? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके जो सोल्ट बनता है उसका कभी भी हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, हमेशा उसकी पीएच कितनी ली जाती है? 7 ली जाती है, यानी कि हम उसको क्या मान के चलते हैं? न्यूट्रल। कारण कि स्ट्रॉन्ग एसिड भी बन गया इक्वल अमाउंट में और स्ट्रॉन्ग बेस भी बन गया, एसिड बेस एक दूसरे को फुल्ली न्यूट्रलाइज कर देंगे और नेट सोल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। खैर मैं बात करता हूं अपने NH4Cl की, तो मैंने आपको बोला 2 पॉइंट, NH4Cl का हाइड्रोलाइसिस जब होगा तो पहला पॉइंट नेट सॉल्यूशन एसिडिक होगा और दूसरा पॉइंट इस हाइड्रोलाइसिस को हम कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस कहेंगे। अब मैं बात करने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस के बारे में। आइए, जब भी मैं इस तरह के इक्वेशन लिखता हूं तो मुझे एक रिलेशनशिप निकालना पड़ता है इसके हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट में और वीक बेस की डिसोसिएशन कांस्टेंट में। तो पहला पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, डिटर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, और इसको डिनोट करते हैं बेटे K की फुट में स्मॉल h से। ये कुछ नहीं है, सिंपल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। अगर मुझे इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना हो तो क्या मैं इसको हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट नहीं कहूंगा क्या? क्योंकि जिस रिएक्शन की स्टडी कर रहे होते हैं उसी के नाम पर उसका नाम होता है। जैसे आप कहते हो Kc और Kp, Kc का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन और Kp का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। उसी तरह से अगर मैं किसी इक्विलिब्रियम की रिएक्शन को का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहता हूं तो क्योंकि रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस की है तो इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं बेटे? हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट बोलते हैं। और आप लोग जानते हो केमिकल इक्विलिब्रियम सबने पढ़ा हुआ है कि किसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखने का तरीका क्या होता है? प्रोडक्ट की स्पीशीज की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की स्पीशीज की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट में आपके पास है NH4OH और H पॉजिटिव, और रिएक्टेंट में आपके पास है केवल NH4 पॉजिटिव। आप लोग जानते हैं वाटर की अमाउंट ज्यादा होने के कारण या वाटर सोल्वेंट होने के कारण हम वाटर को इन इक्वेशन में शामिल नहीं करते। तो पहला हमने बोला कि कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस होगा, फिर हमने बोला नेचर एसिडिक आएगी, और तीसरी मैंने क्या निकाल लिया? इसका हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट निकाल लिया KH। अब हमें एक रिलेशनशिप बताना पड़ता है इसके हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट में और ये जो बेस बना है इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट में। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूं, मुझे पता है कि NH4OH जब भी आयनाइज होगा तो कैसे टूटेगा? NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। और इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb जिसको बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, वो कैसे लिखा जाता है? वही बात, NH4 पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय OH नेगेटिव अपॉन NH4OH। अब ध्यान दीजिएगा, इस इक्वेशन को मैं नंबर 2 डाल रहा हूं। इसी तरह से अगर मैं वाटर को आयनाइज करता हूं तो यहां भी एक कांस्टेंट हमें देखने को मिलता है, आप जानते हैं इसको हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं, मल्टीप्लाई ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, अगर मैं
थर्ड नंबर इक्वेशन या KW को KB से डिवाइड कर दूंगा तो क्या होगा, देखिए यहां पर क्या है H और OH और यहां पर क्या है NH4OH। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो बेटे OH से OH तो कैंसिल हो जाएगा। मैं ऊपर आपको करके दिखा रहा हूं, मैंने आपके लिए लिखा KW इज इक्वल टू H पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय OH नेगेटिव। फिर मैंने आपके लिए लिखा KB इज इक्वल टू NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव अपॉन NH4OH, राइट। अगर बेटे मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो क्या होगा, OH से OH तो कैंसिल हो जाएगा और NH4H ऊपर चला जाएगा। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, H पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय NH4OH, ये ऊपर चला जाएगा अगर, और नीचे आ जाएगा NH4 पॉजिटिव। आप देख पा रहे हैं ये जो वैल्यू आएगी वो यही आएगी, NH4OH ऊपर, H पॉजिटिव ऊपर और नीचे NH4 पॉजिटिव। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो KH की वैल्यू आ रही है वो किसके बराबर आ रही है, दैट इज द रेशियो ऑफ KW एंड KB। तो मैं यहां पर इस रिलेशनशिप को फाइनल लिखता हूं, क्या लिख सकता हूं, यहां लिख देता हूं KH इज व्हाट, KH इज इक्वल टू KW अपॉन KB। तो कभी भी आपको इस टाइप के सोल्ट का हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट निकालना हो तो आप वाटर के आयनिक प्रोडक्ट को उसके बनने वाले वीक बेस के डिसोसिएशन कांस्टेंट से डिवाइड कर देना, ऑटोमेटिकली आपके पास में हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट में हम सीखते हैं कि हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट कैसे निकलेगा। आइए अब मैं सेकंड पॉइंट में बात करने वाला हूं डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस की। अब मैं सेकंड पॉइंट में बात करने वाला हूं डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस की। इसकी हाइड्रोलाइसिस की एक्सटेंट किस तरह से निकलेगी, यानी कि किस तरह से पता लगेगा ये कितना % हाइड्रोलाइज हुआ। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने नेट आयनिक इक्वेशन लिख रहा हूं, NH4 पॉजिटिव प्लस वाटर डबल एरो NH4OH प्लस H पॉजिटिव। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जिस तरह से आप सोलबिलिटी वाला इक्विलिब्रियम लिखते हो, स्टार्टिंग में 1 मोल 0 मोल 0 मोल, इक्विलिब्रियम तक आते आते मान लीजिए इसके H मोल हाइड्रोलाइज हो गए। स्मॉल h को क्या बोलते हैं हम, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। यहां लिख देता हूं, स्मॉल h को क्या बोला जाता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। जिस तरह से आप अल्फा पढ़ते हो ना, बिल्कुल उसी तरह का है। 1 मोल में कितना सोल्ट का फ्रैक्शन हाइड्रोलाइज हो गया, दैट इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो अगर मैं इसको लिखता हूं 1 माइनस H, तो इन दोनों को क्या लिखूंगा, HH। बिल्कुल वही आप लिखते थे ना, 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। और कंसंट्रेशन अगर C है तो आप जानते हो कि कंसंट्रेशन को सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इस एक्सप्रेशन के थ्रू। अब यहां जो मेरा KH आएगा वो क्या आएगा, HC मल्टीप्लाई बाय HC अपॉन 1 माइनस HC। आपको पता है ये प्रोडक्ट का प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो ये मेरी इक्वेशन आ गई। और ये इक्वेशन जो मेरी बनती है वो बनती है बेटे H2C अपॉन 1 माइनस H। एक C से एक C कैंसिल हो जाता है। और हम जानते हैं क्योंकि रिएक्शन एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन है, यानी कि इसमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन राइट साइड में ज्यादा जाता ही नहीं। भाई अल्फा या H तब ज्यादा होगा ना जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। मैंने आपको पहले पॉइंट में क्लियर कर दिया कि रिएक्शन तो बहुत स्लो होती हैं, तो यानी कि ये प्रोडक्ट साइड को फेवर नहीं करती। तो क्या मैं कह सकता हूं H इतना कम होगा 1 की कंपैरेटिवली कि आप इसको छोड़ सकते हैं। भाई H कौन सा फ्रैक्शन है, कितनी रिएक्शन आगे जाती है। आपको पता है रिएक्शन बैकवर्ड आती है, फॉरवर्ड तो बहुत कम जाती होगी। तो इस केस में मैं H को क्या मान रहा हूं, नेग्लेक्ट मान के छोड़ रहा हूं। तो मेरा जो नेट फॉर्मूला आएगा KH का, वो KH का फॉर्मूला आएगा केवल H²C, कारण कि मैंने 1 माइनस H को क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। तो ये मेरा 5 नंबर एक्सप्रेशन हो गया। और अगर मैं यहां से डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस निकालूंगा तो वो KH/C के रूट के बराबर होगा। तो जब भी आपसे कोई न्यूमेरिकल डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस का पूछेगा तो ये फॉर्मूला जब आप लगाओगे तो ये फ्रैक्शन में आएगी। पर अगर आपसे परसेंटेज पूछेगा तो जो भी वैल्यू आएगी आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ऑटोमेटिकली आपके पास में डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस परसेंटेज में आ जाएगी। ये तो बात होगी सेकंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस की। हम चाहें तो KH की अपनी वाली वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। KH क्या सिखाया मैंने, KW अपॉन KB, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो। और एक और फॉर्मूला आपकी लिस्ट में ऐड हो जाएगा, 7 नंबर फॉर्मूला। अब हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, दैट इज पीएच कैलकुलेशन ऑफ सच सॉल्ट्स। आइए, अगर मैं इन सॉल्ट्स की पीएच कैलकुलेशन करता हूं, अगर मैं
इन सोल्ट्स की पीएच कैलकुलेशन करता हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास H प्लस की कंसंट्रेशन डायरेक्ट ही आ रखी है। किस तरह से, आइए दोबारा से लिखिए नेट आयनिक इक्वेशन, NH4 पॉजिटिव प्लस H2O NH4OH प्लस H पॉजिटिव। और मैं एक बार वेरिएबल दोबारा से लिख देता हूं, ये मैंने आपको सिखाया। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि पॉइंट तो मैंने लिखा ही नहीं, थर्ड पॉइंट कर रहा हूं मैं पीएच कैलकुलेशन। थर्ड पॉइंट में कर रहा हूं पीएच कैलकुलेशन, फिर हम सब फॉर्मूलाज को लिखेंगे। तो मैंने ये पता लगाया कि H प्लस अगर निकालना है तो HC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। H की वैल्यू में पुट कर रहा हूं KW/KB/C। इसको मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं C से। रूट C कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आ जाएगा KW/C/KB। तो ये किसकी कैलकुलेशन हो रही है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आप इसको भी 6 नंबर करके लर्न कर लें। अब मुझे पता है कि पीएच क्या होती है। पीएच होती है माइनस लोगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन माइनस लॉग ऑफ रूट ऑफ, रूट आगे तो ब्रैकेट लगा देता हूं, KW/C/KB। और लॉग की कैलकुलेशन आपको आती है क्या, मैं इस वैल्यू की जगह पर pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ, इन सबको ब्रैकेट में लेके पावर 1/2 कर सकता हूं। भाई रूट का मतलब क्या होता है 1/2, और 1/2 पावर कहां जाएगी, आगे आ जाएगी। तो मेरी pH कैलकुलेशन बनेगी -½ log ऑफ KW -½ log ऑफ C एंड +½ log ऑफ KB। ऊपर वाली माइनस में आएंगी टर्म और नीचे वाली माइनस माइनस प्लस होकर ऊपर चले जाएगी। अब मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं pH इज इक्वल टू, अब माइनस लॉग ऑफ KW को मैं लिख रहा हूं यहां पर, माइनस लॉग ऑफ KW की वैल्यू आइए चेक करते हैं, हम निकाल ही लेते हैं। एज यू नो KW इज इक्वल टू 10⁻⁻14। तो बेटे माइनस लॉग ऑफ KW कितना होगा, माइनस माइनस प्लस 14, और ये माइनस लॉग ऑफ KW का हाफ है, तो 14 का हाफ कितना होता है 7। तो ये वैल्यू आ जाती है 7 -½ log C। इसको भी मैं कैसे लिखता हूं, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखना -½ log KB। भाई प्लस को माइनस इंटू माइनस लिख सकता हूं, और शायद आपको पता हो, ये भी ऊपर लिख रहा हूं, माइनस लॉग ऑफ KB को हम किससे इंडिकेट करते हैं बेटा, PKB से। तो इसकी जगह आ जाएगा PKB। तो मेरा फाइनल फॉर्मूला आ गया 7 -½ log C -½ PKB। तो इस फॉर्मूले से मुझे पता लग गया 7 में से 2 टर्म माइनस हो रही हैं, तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि pH विल बी लेसर देन 7, और यहां से भी मेरा वही आंसर आया कि सॉल्यूशन मस्ट बी एसिडिक इन नेचर। इस तरह से मैं किसी भी सोल्ट की pH कैलकुलेशन कर सकता हूं, अगर मुझे उसका क्या क्या बताओ, उसके बेस का KB की या PKB की वैल्यू बताओ और उस सोल्ट की कंसंट्रेशन बताओ, तो मैं ऑटोमेटिकली बड़े आराम से इस सोल्ट का डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, pH कैलकुलेशन, नेचर और कैटायनिक है, एनायनिक है, किस टाइप का हाइड्रोलाइसिस है, इन सब बातों की जानकारी आपको दे सकता हूं। एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं साथ में, ताकि ये सारा आपको अच्छे से याद हो जाए, रिकॉल हो जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब मैं एक न्यूमेरिकल के थ्रू आपसे बात करने वाला हूं, एक न्यूमेरिकल के थ्रू आपसे बात करने वाला हूं। इसने बोला है फाइंड, क्या क्या कह रहा है ये कह रहे फाइंड हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट नंबर 1, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस नंबर 2 एंड pH ऑफ 0.1 m NH4Cl सॉल्यूशन, और इसका बेस का Kb4NH4OH, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है
1.8 इंटू 10 टू द पावर -5, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के थ्रू आपसे ये हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट KH, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस H परसेंटेज में और pH की वैल्यू पूछ रहा है। फॉर्मूले आपने अप्लाई करने हैं, बड़ा केयरफुली आपने यूज करना है। तो जहां तक सॉल्यूशन लिख रहा हूं, KH का सवाल है, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, KW/KB से क्या आ जाएगा, KH आ जाएगा। KW तो फिक्स ही है और KB की वैल्यू 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5। क्या मैं इसको 10 इंटू 10 टू द पावर -15 अपॉन 1.8 इंटू 10⁻5 लिख सकता हूं? और 10 को जब हम 1.8 से डिवाइड करते हैं बेटे तो 5.55 आता है, 10 टू द पावर -10। अब जरा देख लो आप लोग, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10 की पावर -10 की रेंज में आ रही है, यानी कि रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड नहीं जाएगी, बहुत थोड़ा सा एक्सटेंट इसका फॉरवर्ड जाएगा। ये प्रूव हो गया कि रिएक्शन एक्सट्रीमली लेफ्ट में रहती है, ना कि राइट में रहती है। तो फर्स्ट का आंसर आ गया आपका ये वाला। अब मैं सेकंड की बात कर रहा हूं। सेकंड ने पूछा है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो जहां तक डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस का सवाल है, ये फॉर्मूला हमने किया ही था, √KH/C, और KH की वैल्यू आपको दे रखी है 5.55 इंटू 10⁻10 अपॉन C कितना है इसका 0.1, इसका रूट लेना बेटे। 0.1 से जब डिवाइड करते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई होता है वो, तो 55.5 10 टू द पावर -5 बार आ गया। ये 10⁻10 का रूट कितना था, 10⁻5 बार आ गया, और 0.1 से डिवाइड करने का मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। 55 का रूट अभी अप्रोक्सीमेटली 7 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर होता है 64। अब ये 49 और 64 में ज्यादा 49 के पास, मैं तो अप्रोक्सीमेटली मैं बोल रहा हूं, तो 7.4 इंटू 10 टू द पावर -5, या परसेंटेज में लिखना हो तो मैंने कहा था 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा 7.4 इंटू 10 टू द पावर -3%। दैट इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। अगर इसको भी मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो देख लो जरा, 1% से भी बहुत कम है ये। इसका मतलब इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस बहुत कम होता है। ये भी इस बात का इंडिकेशन है कि रिएक्शन बहुत कम फॉरवर्ड जाती है, ऑलमोस्ट सोल्ट एज इट इज पड़ा रहता है, हाइड्रोलाइसिस की डिग्री बहुत कम है। अब मैं बात करने वाला हूं तीसरी कैलकुलेशन की, दैट इज पीएच कैलकुलेशन। इसके लिए मुझे ज्यादा जगह चाहिए, इसलिए मैं इसको रब कर रहा हूं। पीएच का फॉर्मूला आपने ध्यान से लगाना है, एक दो खास बातें मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। अगर मेरे से कोई पूछेगा इसकी पीएच निकालिए, तो सबसे पहली बात तो बच्चों फॉर्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए। तो फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया था, 7 - ½ PKB -½ log C। तो मैं क्लासरूम में बच्चों को क्या एडवाइस करता हूं, मैं कहता हूं PKB की वैल्यू आप अलग से निकाल लिया कीजिए। जैसे साइड में मैं आपको PKB की कैलकुलेशन बता रहा हूं। मैंने जैसे कि आपको बोला PKB किसके बराबर होता है, -log(KB) के बराबर होता है। तो क्या मैं -log(KB) की वैल्यू आपको दे रखी है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक है। अब आपको log की प्रॉपर्टीज आती है, जब भी a इंटू बी का log लेना होता है तो log a प्लस log b लेते हैं, और अगर बाहर माइनस होगा तो क्या होगा, -log a -log b। इसलिए ये -log of 1.8 और ये -log of 10 टू द पावर -5। -log of 1.8 तो एज इट इज, बेटे ये पावर आगे आ जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 log 10, और आप लोग जानते हैं log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 5 बन जाएगा खाली। तो क्या मैं इसकी जगह पर लिख सकता हूं 5 - log 1.8, है ना, ये 5 प्लस का और ये माइनस का है, 5 - log 1.8। हमें पता है log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, तो log 1.8 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं 0.25 के आसपास होती है। तो 5 - 0.25 4.75 के आसपास ये वैल्यू आती है। कई बच्चे मोस्टली क्वेश्चन पूछते हैं सर हमें क्या पता log की वैल्यू क्या होगी, तो भैया log की वैल्यू दे रखी होती है, पर थोड़ा बहुत आइडिया तो हम लगा ही सकते हैं कि log 2 की वैल्यू अगर 0.3 है तो log 1.8 जो कि नियर टू 2 है, तो थोड़ी सी वैल्यू मैंने कम कर दी, तो मैंने वैल्यू 0.25 ले ली अप्रोक्सीमेटली, तो ये होगा 4.75। अब ये कैलकुलेशन मैंने कर ली है पीकेबी की। अब मैं क्या करता हूं, 7 - ½ पीकेबी की वैल्यू बेटे 4.75
माइनस हाफ log ऑफ 10 टू द पावर -1 लिख दूं। ये रहा C कंसंट्रेशन 0.1 को क्या ले सकते हैं 10 की पावर -1। तो मैं क्या करूंगा 7 माइनस इसको आधा कर दो 2.375 होता है 737 लिख दो और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 0.5 है ना 1/2 log 10 हो गया। तो क्या मैं इसको सोल्व कर सकता हूं 7.5 में से 2.37 को माइनस कर रहा हूं तो ये वैल्यू जो आएगी मेरी ये वैल्यू आएगी 5.13। इस तरह से मैं इस सोल्ट की पीएच कैलकुलेशन भी बिल्कुल आराम से कर सकता हूं। तो ये मैंने आपको एक सोल्ट करवाया, हालांकि वीडियो लंबा हो गया थोड़ा सा। ऐसे ही मैं आपको अगले वीडियो के अंदर बाकी तीनों सोल्ट एक साथ बताऊंगा जिसमें मैं आपको सब तरह की बातें बताने वाला हूं। तो आज जो मैंने आपको बताई है बातें उसको थोड़ा सा रिकॉल करें, सोल्ट का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में मैं आपको डिफरेंट वैलेंसी वाले सोल्ट के बारे में भी बताने वाला हूं। तो मैंने क्या बोला, सोल्ट एक ऐसा केमिकल है जो एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बनता है। इस रिएक्शन को सोल्ट फॉर्मेशन कहा जाता है और ये रिएक्शन क्वाइट फास्ट रिएक्शन मानी जाती है। यानी कि सोल्ट का बनना अगर फास्ट है तो सोल्ट का जो हाइड्रोलाइसिस है यानी कि उल्टी रिएक्शन वो क्या होती होगी, स्लो। अब तो आपने प्रूव भी कर लिया क्योंकि इस रिएक्शन का केज 10 टू द पावर -10 की रेंज का है। आप समझ सकते हो रिएक्शन कितनी स्लो स्पीड से चलती होगी। सोल्ट बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाले सोल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बनने वाले सोल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाले सोल्ट एंड वीक एसिड वीक बेस से बनने वाले सोल्ट। इन चारों सोल्ट का हाइड्रोलाइसिस एक्सट्रीमली स्लो स्पीड से चलता है। मैंने फर्स्ट सोल्ट उठाया, सोल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तो जैसे मैंने इक्वेशन लिखी तो मैंने दो बातें वहीं बता दी थी आपको, क्योंकि इसके हाइड्रोलाइसिस के बाद में स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और वीक बेस NH4OH बन रहा है, यानी कि इसकी नेट रिएक्शन क्या होगी आफ्टर हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक होगी। और नेट आयनिक इक्वेशन में क्योंकि कैटायन ही पार्टिसिपेट कर रहा है इसलिए इस टाइप के हाइड्रोलाइसिस को कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है। फिर मैंने आपको नंबर 1 पॉइंट जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था डिग्री हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट निकाल के दिया, KH क्या फॉर्मूला आया था KH का, KH = KW/KB। फिर मैंने आपको अगले पॉइंट में डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस H निकाल के बताया था, क्या आया था √KH/C या H स्मॉल h √of KW/KB और डिवाइड में क्या आ रहा था C आ रहा था। फिर मैंने आपको H+ की कंसंट्रेशन निकाल के बताई जो कि HC के बराबर थी, H की वैल्यू पुट की तो मेरा फाइनल आ गया था √of KW/C/KB। और जब मैंने कैलकुलेशन किया फाइनली लोग लेके तो पीएच की वैल्यू आ गई 7 - हाफ pKb - हाफ log C। क्योंकि दोनों टर्म माइनस में है तो मुझे पता लग गया पीएच 7 से कम आएगी और सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। इस तरह से हम इसके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आगे और इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने वाला हूं। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।